रूस यूक्रेन, इजराइल गाजा, इजराइल लेबनान के बाद युद्ध का नया फ्रंट खुला है और ये फ्रंट खुला है सीरिया में। सीरिया पिछले एक हफ्ते से युद्ध की आग में झुलस रहा है। ये युद्ध सिर्फ बशर अल असद बनाम विद्रोही नहीं है, बल्कि इस युद्ध में महाशक्तियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि सीरिया में एक तरफ रूस के हित हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के, एक तरफ तुर्की है तो दूसरी तरफ ईरान। सीरिया महाशक्तियों का दंगल बन गया है और इसमें आज एक बड़ा अपडेट आया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध लड़ने के लिए सीरिया जाने वाले हैं। हिजबुल्लाह असद सरकार के समर्थन में विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सीरिया से। सीरिया में हामा की सीमा तक पहुंच चुकी है असद की सेना। हामा में दिखा है असद की सेना का काफिला। विद्रोहियों के लड़ाके भी हामा बॉर्डर पर मौजूद हैं। हामा में भीषण जंग की अब आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि बशर अल असद की सेना भी यहां पहुंच चुकी है और विद्रोही भी यहां पर पहले से मौजूद हैं। ये देखिए, यही वो काफिला है बशर अल असद की सेना का जो हामा तक पहुंच गया है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं ये भी जानकारी है कि विद्रोहियों के लड़ाके भी हामा बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर हामा में विद्रोहियों के लड़ाकों और बशर अल असद की सेना के इस काफिले में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हामा के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, इनके बीच अब भीषण जंग की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बशर अल असद का समर्थन करने के लिए सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है इराक की सेना। असद की सेना के समर्थन में ये सेना यहां पहुंची है। इराक की सेना सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। ये देखिए तस्वीरें, बशर अल असद का समर्थन करने के लिए इराक की सेना भी सीरिया के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। अब सीरिया में जिस तरह के भीषण जंग की आशंका जाहिर की जा रही है, उसकी स्थिति और ज़्यादा भयावह होती जा रही है। ये इराक की सेना की तस्वीरें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सीरिया बॉर्डर तक पहुंच चुकी है बशर अल असद की सेना की मदद करने के लिए। बशर अल असद की सेना लगातार विद्रोहियों से जंग लड़ रही है सीरिया के अलग अलग शहरों में। और इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के कमांडर जावेद गफ्फारी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। ईरान गफ्फारी को सीरिया में कर सकता है तैनात। अलेप्पो का कसाई के नाम से जाना जाता है जावेद गफ्फारी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि कमांडर जावेद गफ्फारी को सीरिया में तैनात किया जा सकता है। जावेद गफ्फारी को अलेप्पो का कसाई कहा जाता है और ईरान से ये बड़ी जानकारी कि जावेद गफ्फारी को सीरिया में तैनात किया जा सकता है बशर अल असद की मदद करने के लिए। अलेप्पो का कसाई, सीरिया में क्या टॉप ईरानी कमांडर को यह जिम्मेदारी मिलने वाली है? आईआरजीसी के टॉप कमांडर जावेद गफ्फारी सीरिया में तैनात किया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। अपने और हिज़्ब के लड़ाकों के साथ मोर्चा यहां पर संभालेगा। कमांडर गफ्फारी को अलेप्पो का कसाई कहा जाता है। 2011 में सीरिया में तैनात होने वाले पहले आईआरजीसी कमांडर थे। पहले अलेप्पो में आईआरजीसी मुख्यालय की कमान संभाली थी। सीरिया में आईआरजीसी प्रॉक्सी बलों के मुख्य कमांडरों में से एक हैं जावेद गफ्फारी। अमेरिका के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में भी महारत हासिल है। 2021 में सीरिया के कहने पर ही वापस ईरान भेजे गए थे जावेद गफ्फारी सीरिया की जंग में, लेकिन बाजी इस वक्त पलटती हुई नजर आ रही है। रूस की सैन्य आपूर्ति के बाद हमा के आसपास के इलाकों में सीरियाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। वहीं विद्रोहियों ने अलेप्पो जीतने के बाद हमा को अगला टारगेट बना लिया है। हमा के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों ने कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब बशर अल असद ने सेना के सामने होम्स को बचाने का लक्ष्य रखा है। होम्स से दमिश्क की दूरी 160 किलोमीटर है। अगर यहां तक विद्रोही पहुंचे तो असद का तख्ता पलट भी हो सकता है। सीरिया के अलेप्पो पर झंडा फहराने के बाद असद विरोधी विद्रोही गुट तेजी से दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। विद्रोहियों का टारगेट है दमिश्क और इसे जीतने के लिए विद्रोही गुटों के संगठनों ने हमले तेज कर दिए हैं। और हमा तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। इदलिब क्षेत्र में विद्रोही गुटों और सीरियाई आर्मी की जंग जारी है। इसके साथ ही हमा जंग का एपी सेंटर बन चुका है। हमा शहर के बाहर कई गांवों और छोटे कस्बों पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। विद्रोहियों का टारगेट हमा बन चुका है।
हमा के बाहरी इलाके में इस वक्त जबरदस्त बारूद बरसाया जा रहा है। हमा के बाहरी इलाकों की जंग में असद फोर्सेस के 50 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई। विद्रोही लड़ाके ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिम में हैं और महारादा बांध को क्रॉस करके हमा की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं। ओरेंतिस नदी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर विद्रोहियों को रोकने के लिए रूसी वायुसेना बमबारी कर रही है। विद्रोहियों ने बीते 24 घंटे में इसी इलाके में कई कस्बों पर कब्जा जमा लिया है। विद्रोही लड़ाके सीरियाई फौज पर कामिकाजे ड्रोन से हमले कर रहे हैं। अलेप्पो की जंग में सीरियाई फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अलेप्पो एयरपोर्ट के पास सीरियाई सेना के एयरबेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सीरियाई सेना नेइराब एयरबेस छोड़कर भाग चुकी है। यहां सीरिया के 12 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात हैं। ये फाइटर जेट विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि कितने फाइटर जेट उड़ान भरने या हमले करने की स्थिति में हैं। बीते 7 दिन में विद्रोही लड़ाकों ने तेजी से असद सरकार के इलाके पर कब्जा किया है और हमा के करीब तक पहुंच चुके हैं। अलेप्पो से शुरू हुई जंग के बाद विद्रोहियों का अगला टारगेट हमा पर कब्जा करना है। विद्रोहियों के हमा पहुंचने से पहले ही बशर अल असद ने दमिश्क बचाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। हमा में इस वक्त बड़ी तादाद में बशर फौज मौजूद है और टैंक सहित एमएलआरएस से शहर के बाहर विद्रोही गुटों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अलेप्पो पर भी दोबारा कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट है कि अलेप्पो के बाहरी इलाके के खानासेर में सीरियाई सेना को बढ़त मिली है। डेर एज-जूर में ईरानी प्रॉक्सी ने विद्रोहियों पर बड़े हमले किए हैं। उत्तरी हमा से भी विद्रोहियों को पीछे ढकेल दिया गया है। काफरा और माउंट काफरा इलाके पर सीरिया ने दोबारा कब्जा जमा लिया है। अलेप्पो और सीरिया की जंग में 24 घंटे में 400 विद्रोही लड़ाके मारे गए। सीरिया की जंग में बशर अल असद का पलड़ा रूस की वजह से भारी हुआ है। रूस ने 2 दिन पहले ही कार्गो प्लेन के जरिए सीरिया को हथियारों की सप्लाई की थी। बीते 24 घंटे में इन्हीं हथियारों की बदौलत सीरियाई सेना ने जंग में बढ़त बनाई है, लेकिन रूस के सामने भी दोहरी जंग की चुनौती है। रूस का पहला फोकस यूक्रेन की जंग जीतना है और उसे वहां नेटो हथियारों से मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया से भी रूस को मिसाइल और हथियार सप्लाई हो रहे हैं। ऐसे में सीरिया की जंग लंबी चली तो असद को हथियार आपूर्ति का संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए असद ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर असद का तख्ता पलट होने की नौबत आती है तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 27 नवंबर को बशर अल असद ने रूस का दौरा किया। इस दौरे में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई।
लेकिन खास बात यह है कि बशर अल असद ने रोस्तोव ऑन डॉन का भी दौरा किया। रूस के इस इलाके में यूक्रेन ड्रोन हमले करता रहता है। सवाल यह है कि असद ने युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा क्यों किया। माना यह जा रहा है कि असद ने रोस्तोव में बड़ा पैलेस खरीदा है। रोस्तोव में राष्ट्रपति पुतिन का भी पैलेस है। कहा यह भी जा रहा है कि असद को पुतिन के महल में ही शरण दी जा सकती है। फिलहाल सीरिया में विद्रोह को दबाने की कोशिश की जा रही है। बल और कूटनीति दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बशर अल असद की रणनीति नाकाम रही तो वो रूस में शरण ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने सीरिया में अपने लड़ाके भेजे हैं। असद सरकार की मदद के लिए भेजे गए हैं ये लड़ाके। लेबनान सीरिया बॉर्डर में तैनात होंगे हिजबुल्लाह के लड़ाके। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से आ रही है ये बड़ी खबर। असद सरकार की मदद के लिए भेजे गए हैं लड़ाके, ऐसी जानकारी मिल रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर सामने आई है कि लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर तैनात होंगे हिजबुल्लाह के लड़ाके। तो एक तरफ इराक की सेना पहुंच चुकी है सीरिया बॉर्डर पर, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी बशर अल असद की मदद करने के लिए तैनात किए जा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हिजबुल्लाह सीरिया में अपने लड़ाके भेज रहा है, वो भी तब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेटवर्क को बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। दरअसल सीरिया की असद सरकार को हिजबुल्लाह का समर्थन क्षेत्रीय राजनीति, सामरिक हितों और धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। ईरान हिजबुल्लाह के साथ साथ असद सरकार को भी समर्थन देता है। सीरिया हिजबुल्लाह के लिए एक अहम सैन्य और रणनीतिक साझेदार है। असद सरकार के कमजोर होने से हिजबुल्लाह और ईरान की क्षेत्रीय स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर असद सरकार गिर जाती है तो सीरिया में सुन्नी बहुसंख्यक शासन स्थापित हो सकता है, जो हिजबुल्लाह और ईरान के हितों के खिलाफ होगा। सीरिया और हिजबुल्लाह दोनों इजराइल के खिलाफ एकजुट हैं। हिजबुल्लाह को असद सरकार का समर्थन इजराइल के खिलाफ उसकी स्थिति को मजबूत करता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम संगठन है और इसका मुख्य आधार ईरान और वहां से मिलने वाली मदद है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अलवी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। शिया और अलवी समुदाय के बीच मजबूत रिश्ते होने की वजह से हिजबुल्लाह असद सरकार को अपना स्वाभाविक सहयोगी मानता है। सीरिया में जारी जंग की स्थिति लेकिन जितना डरा रही है उतनी ही चौंका भी रही है, क्योंकि ये एक ऐसा वॉर जोन है जहां अमेरिका के लिए तुर्की की भूमिका अहम है और तुर्की के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर संघर्ष के बीच अर्दोआन और पुतिन की टेलीफोनिक चर्चा हुई है, जिसके बाद स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। असद प्लस एर्दोआन, बदला जंग का प्लान। सीरिया में जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। विद्रोहियों को मिले रिचार्ज के बाद फैली बारूदी आग को रूस और अमेरिकन फोर्स की डायरेक्ट एंट्री ने भड़का दिया है। लेकिन एक हफ्ते में अचानक बदली स्थिति के बावजूद जंग का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल लग रहा है और नतीजे पर संशय बढ़ा रहे हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रेजेप तैयब एर्दोआन। अब अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि आखिर एर्दोआन की सीरिया की जमीन पर क्या भूमिका है, तो इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका अमेरिका के पक्ष को न सिर्फ कमजोर करती है बल्कि सीरिया के विद्रोहियों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी गतिविधि अब सीरिया में असद और पुतिन के मकसद को पूरा करती नजर आ रही है। सीरिया के युद्ध में सबसे अहम खुलासा यह है कि एक तरफ विद्रोही संगठन मिलकर अलेप्पो से लेकर दक्षिणी हिस्से तक जंग में उतर चुके हैं, तो वहीं उत्तरी हिस्से में विद्रोहियों के बीच ही फूट पड़ चुकी है। उत्तरी सीरिया में विद्रोही संगठन एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इनमें एक विद्रोही संगठन को तुर्की से मदद मिल रही है,
तो दूसरे विद्रोही संगठन को अमेरिका रिचार्ज कर रहा है। यानी एक ही पक्ष में खड़े दो देश एक दूसरे को दुश्मन समझने वाले विद्रोही गुटों को मदद पहुंचाकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें फायदा असद सरकार और रूस का हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, ये हम आपको कुछ वीडियो के जरिए दिखाते हैं। ये काफिला तुर्की से फंडिंग और बारूदी मदद हासिल करने वाली सीरिया नेशनल आर्मी का है। वही आर्मी जो असद के खिलाफ विद्रोह के बाद एक सशस्त्र विद्रोही दल बन गई। और ये काफिला उस क्षेत्र पर कब्जे के लिए रवाना हो चुका है जहां सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स यानी अमेरिका से मदद प्राप्त विद्रोही पहले से काबिज है। और इस रण क्षेत्र का नाम है मनबिज। लेकिन अचानक जंग में तुर्की समर्थक विद्रोहियों ने अमेरिका से मदद हासिल करने वाले विद्रोहियों को टारगेट करने की रणनीति क्यों अपनाई? क्या पहले की ही तरह तुर्की सीरिया की जंग को अमेरिका बनाम रूस होने से बचाना चाहता है, या फिर एर्दोआन पाला बदल रहे हैं? खबर है कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का इस्तेमाल करते हुए सीरिया के मुद्दे पर पुतिन से फोन पर चर्चा की है। इस चर्चा का मकसद सीरिया में शांति बताया गया है, लेकिन पुतिन एर्दोआन के बीच हुई बातचीत के बाद ही उत्तरी सीरिया की रणनीति बदल गई। यानी सीरिया में संघर्ष तो जारी है, तुर्की असद विरोधी पक्ष में दिख रहा है, लेकिन वॉर जोन में ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों के पीछे देखें तो उत्तरी हिस्से में तुर्की बनाम अमेरिका की जंग दिख रही है। इस स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। सीरिया का संतुलन बिगाड़ना और बनाना सिर्फ तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन पर निर्भर है। और अगर मनबिज में एसएनए बनाम एसडीएफ की जंग शुरू होती है तो फिर सीरिया के हालात बदल सकते हैं, जिसका सीधा मतलब एर्दोआन का पक्ष बदलना होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी जान लीजिए। दरअसल ये लड़ाई कुर्द क्षेत्र पर अपनाए जाने वाले रुख की है। कुर्द क्षेत्र के लड़ाकों पर एर्दोआन का रुख हमेशा से सख्त रहा है। और एसडीएफ कुर्द मूल का विद्रोही संगठन है जिसे तुर्की आतंकवादी मानता है। और मनबिज पर इस समय एसडीएफ का कब्जा है, इसलिए एसएनए उसे कब्जा मुक्त करने के लिए पहुंच रही है। यानी तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी ग्रुप असद विरोधी तो है, लेकिन यह ग्रुप तुर्की के लिए काम करता है। इसलिए एसडीएफ के खिलाफ मोर्चा लेने विद्रोही लड़ाके कूच कर चुके हैं। लेकिन कारण सिर्फ कुर्द है या कुछ और, इसके बारे में साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां तुर्की के रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध भी हैं। अब सीरिया के वॉर जोन में तुर्की के रुख पर चर्चा का बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन एर्दोआन की बातचीत से हालात बदल गए। वॉर जोन में रणनीतिक तौर पर यह माना जा रहा है कि एर्दोआन बशर के खिलाफ जारी विद्रोहियों की जंग पर भी विराम लगा सकते हैं। और इसके लिए जो कदम उठाए जाने की आशंका है वो समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए दिख रहे हैं। आशंका है कि एसएनए को असद के खिलाफ जंग से रोका जा सकता है। कई क्षेत्र पर तुर्की असद और पुतिन का साथ हासिल करेंगे और पश्चिमी मदद से ताकतवर हुए कुर्दिश को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हालांकि यह कदम अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं होगा। तुर्की पहले भी अमेरिका की मदद से ताकतवर हुए संगठनों के खिलाफ एक्शन लेता रहा है, जिसका परिणाम कुर्दिश पर हमले भी है। तोप और ड्रोन से हमले के ये वीडियो उसी मनबिज के हैं जहां अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है।
लेकिन तुर्की की सेना ने उनके ठिकाने को टारगेट करके भीषण हमला किया। ये हमले कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके और पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी वाईपीजी पर किए गए हैं। और इस बारूदी प्रहार के बाद एर्दोआन सरकार ने दावा किया है कि उनका सीरिया में जारी तनाव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही एफएसए, एचटीएस और दाइश जैसे संगठनों से संबंध है। जिसका सीधा मतलब है कि सीरिया में जंग का समीकरण एर्दोआन बदलने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन जंग में घातक M134 गन का कहर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की सेना M134 गन से कहर बरपा रही है। M134 गन से फायरिंग का वीडियो सामने आया है। देखिए, ये है M134 गन जिससे कहर बरपाया जा रहा है। यूक्रेन की सेना इस गन का इस्तेमाल कर रही है और देखिए किस तरह से फायरिंग होती है इस गन से, जिसका कहर रूस यूक्रेन युद्ध में देखने को मिल रहा है। इस बीच रूस की सेना बड़ी जंग की तैयारी कर रही है। भूमध्य सागर में रूस की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल हुई है। यूक्रेन और सीरिया में जारी भीषण जंग के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ है। नेटो को रूस ने दिखाई है समुद्री शक्ति। भूमध्य सागर में रूसी सेना ने अभ्यास किया है। नौसेना और एरोस्पेस बलों ने ड्रिल की है। उच्च क्षमता वाली मिसाइल को लॉन्च किया गया है। नेटो के मुहाने पर रूस ने बड़ा धमाका किया है और नेटो के मुहाने पर जाकर यह बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान रूस ने सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल याखनोत को भी दागा। टॉटॉस बेस से दागी गई याखनोत मिसाइल युद्धाभ्यास के दौरान याखनोत से हमला करते हुए दिखाया गया। 800 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल दाग कर अपनी ताकत दिखाई है रूस ने। ये मिसाइल जिसे आप देख रहे हैं ये याखनोत मिसाइल है और इसे टाटॉस बेस से दागा गया है रूस द्वारा युद्धाभ्यास के दौरान। और सिर्फ इसी नहीं, रूस ने हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से भी अभ्यास किया है। एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गुलोवको से दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट को तबाह करके दिखाया गया है। रूस की बड़ी जंगी तैयारी है भूमध्य सागर में वॉर ड्रिल करने की। युद्धाभ्यास में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट पर हमला किया गया है। 1000 सैनिक 24 वॉरप्लेन के साथ भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं। घातक मिसाइलों से लैस 10 वॉरशिप की अटैक ड्रिल हुई है। कई आधुनिक हथियारों से भी वॉर ड्रिल की गई है। तो रूस ने जो वॉर ड्रिल की है इससे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है इस वॉर ड्रिल में। और अब बात सीरिया की। सीरिया में अब जो संग्राम हो रहा है वो दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच हो रहा है। ये महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका। असद सेना के साथ रूस है तो विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के साथ अमेरिका है। अमेरिका अब सीधे तौर पर युद्ध में उतर गया है। इस बात से भड़के पुतिन ने सीरिया की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में वो बेड़ा भेज दिया है जो खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। 27 नवंबर 2024 हयात तहरीर अल शाम के बारूदी विद्रोह के साथ ही रूसी एयरफोर्स असद के खिलाफ भड़की इस जंग को कुचलने में जुटी है। रूसी वायुसेना विध्वंसक बमबारी कर हयात के लड़ाकों को रोकने की कोशिश कर रही है। 3 दिसंबर 2024 इसी तारीख को सीरिया की धरती पर अमेरिका की बमबारी शुरू हो गई। 3 दिसंबर के दिन ही सीरिया युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई। अमेरिकी वायुसेना सीरियाई सेना और असद सेना का समर्थन कर रहे गुटों पर बारूदी वर्षा कर रही है।
और इस तरह से सीरिया के मैदान में दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका में पहली बार सीधी टक्कर शुरू हो गई है। सीरिया के संग्राम में सुपर पावर की ये वो भिड़ंत है जिसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजने लगा है। अब तक रूस और अमेरिका कई फ्रंट पर एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध और अरब युद्ध, इन दोनों मोर्चों पर रूस और अमेरिका पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन सीरिया में पहली बार इन दोनों के बीच सीधी जंग शुरू हो गई। अब तक सीरिया में विद्रोहियों पर रूस ही बमबारी कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पेंटागन की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो इस बात का सबूत है कि सीरिया में अमेरिका की बमबारी शुरू हो गई है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में उन हथियार, रॉकेट लॉन्चर और टैंक को बमबारी कर खत्म कर दिया जो अमेरिकी सेना के लिए खतरा थे। रिपोर्ट्स ये भी है कि अमेरिकी वायुसेना ने सीरियाई सेना के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया। कल ही व्हाइट हाउस ने कहा था कि वो सीरिया में असद सरकार को हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मानता है। इसी बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना जंग में उतर गई, यानी अमेरिका बशर विरोधियों के साथ है। अमेरिका हयात तहरीर अल शाम को पहले गुप्त रूप से बैकअप दे रहा था, लेकिन सीरिया में शुरू हुई अमेरिकी बमबारी के बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका विद्रोही गुट के साथ है। सीरिया में रूस और अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सुपर पावर की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है। सीरिया में अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो रूसी नेवी ने सीरिया की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपना बेड़ा भेज दिया। सिर्फ बेड़ा ही नहीं भेजा बल्कि भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलों से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस युद्धाभ्यास में रूसी सेना के कई युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। रूस के युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। यह पहली बार है जब रूस ने सीरिया के पास भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर की हैं। भूमध्य सागर में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अपने टारगेट को सटीकता से ध्वस्त किया। ड्रिल के दौरान रूसी नौसेना ने जिरकॉन और ओनिस्क हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों की स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। भूमध्य सागर में रूस की ये तैनाती न सिर्फ सीरिया की रक्षा के लिए है बल्कि अमेरिका और इजराइल को सीधा संदेश है कि अगर उन्होंने सीरिया में युद्ध की आग भड़काने की कोशिश की तो रूस महायुद्ध के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उसकी तैनाती भी पूरी हो चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भूमध्य सागर में जो बेड़ा हाइपरसोनिक युद्धाभ्यास कर रहा है उसमें 1000 नौसैनिक, 10 युद्धपोत और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस 24 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये पहली बार है जब भूमध्य सागर में रूस ने इतनी बड़ी हाइपरसोनिक तैयारी और तैनाती की है। रूस यही नहीं रुका,
अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो पुतिन से बातचीत के बाद ईरान ने सीरिया में अपनी रेगुलर सेना उतारने का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना सीरिया के लिए रवाना हो गई है। ईरान के कहने पर इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी सीरिया पहुंच रही है। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस भी सीरिया में भाड़े के लड़ाके भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस और ईरान की इस तैयारी के बाद भी इजराइल और अमेरिका की बमबारी नहीं रुक रही है। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्ला के विशेष दूत सलमान जामा को खत्म कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि सीरिया की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जो किसी भी वक्त महायुद्ध में परिवर्तित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूस ने यूक्रेन को दी है न्यूक्लियर अटैक की धमकी। परमाणु हमले से जंग खत्म कर सकता है रूस। पुतिन के सहयोगी मालोफेयेव ने बड़ा दावा किया है जिसमें रूस ने यूक्रेन को सीधे परमाणु बम की धमकी दी है। परमाणु अटैक करने की धमकी रूस ने यूक्रेन को दी है इस भीषण जंग के बीच। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या एटमी धमाके से खत्म होगा यूक्रेन का युद्ध। रूस की न्यूक्लियर धमकी सामने आई है। पुतिन के करीबी मालोफेयेव ने दावा किया है परमाणु युद्ध के करीब है रूस और यूक्रेन की जंग। एटमी हमले से वीरान हो जाएगा यूक्रेन, रेडिएशन जोन में बदल जाएगा यूक्रेन, ये कहा गया है। 1986 के चेर्नोबिल आपदा जैसा हो सकता है ये महाविनाश। ट्रंप का शांति प्रस्ताव खारिज कर देंगे पुतिन, ये भी कहा गया है उनके इस अहम सहयोगी और सलाहकार द्वारा। इस बीच युद्ध के मैदान से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि डोनेस्क रीजन में रूस और यूक्रेन की सेना में भीषण जंग जारी है। मेलिटोपोल के कुराकोवा में रूस की सेना आगे बढ़ी है। शहर के ज्यादातर हिस्से पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। ये डोनेस्क रीजन है जहां पर भीषण जंग चल रही है और रूस की सेना आगे बढ़ रही है। मेलिटोपोल के कुराकोवो में रूस की सेना आगे बढ़ी है। शहर के अब ज्यादातर हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। इस बीच कुर्स्क में यूक्रेन की सेना को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कुर्स्क में दर्जनों यूक्रेनी सैनिक पकड़े गए हैं। कुर्स्क में अब तक 40,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। भीषण तबाही हुई है इस पूरे इलाके में। एक बार फिर यहां पर यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन में रूसी बढ़त पर नेटो ने बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सेना को तैनात किया गया है। पोलैंड और नॉर्वे ने सेना की तैनाती को बढ़ाया है। देखिए यूक्रेन में रूसी बढ़त पर तैयारी की जा रही है। रूसी जिस तरह से यूक्रेन में आगे बढ़ता जा रहा है, पोलैंड और नॉर्वे ने अपनी सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। बॉर्डर पर पोलैंड की तरफ से भी और नॉर्वे की तरफ से भी अपनी तैनाती को बढ़ाया गया है रूस के बढ़ते हुए कदमों को देखते हुए। और अब खबर देश से। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव नेटवर्क है। 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही कोऑपरेटिव बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया के 30 लाख कोऑपरेटिव्स में 30% भारत में है। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर न केवल आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा रहा है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म ट्राइमस पार्टनर्स के मुताबिक 2030 तक भारत के कोऑपरेटिव सेक्टर में 5.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 5.6 करोड़ स्वरोजगार के जरिए जुड़ेंगे। ट्राइमस पार्टनर्स ने रिपोर्ट में लिखा कि 2021 में पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जो एक अभूतपूर्व कदम है। ट्राइमस पार्टनर्स के मुताबिक 2016-17 में कुल रोजगार में कोऑपरेटिव सेक्टर की हिस्सेदारी 13.3% थी। इस दौरान कोऑपरेटिव सेक्टर में 5.8 मिलियन रोजगार दिए गए। 2007-8 में केवल 1.2 मिलियन रोजगार कोऑपरेटिव्स में दिए गए।
2007-8 से 2016-17 के बीच कोऑपरेटिव में रोजगार सृजन करीब 18.9% रहा। प्राइवेट पार्टनर्स का अनुमान है कि 5 से 6% ग्रोथ रेट के आधार पर कोऑपरेटिव क्षेत्र में 2030 तक करीब 5.6 करोड़ स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत के 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स में 29 करोड़ सदस्य हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। आज शाम 5:30 बजे शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। पार्टी नेताओं ने शिंदे से मुलाकात की है और मुंबई के आजाद मैदान में आज शाम 5:05 पर जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपनी स्थिति को साफ नहीं किया था, लेकिन अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये स्थिति साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ गए। तो कुमार, आखिरकार वो अटकलें जिन्हें खुद एकनाथ शिंदे भी हवा दे रहे थे, कल भी उन्होंने कहा था कि शाम तक बताऊंगा और स्थिति साफ नहीं की थी, अब स्थिति साफ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर, अजित पवार और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर आज शाम शपथ लेंगे। निश्चित तौर से सुबह और कल शाम को देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और 40 मिनट तक हुई मुलाकात में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि गृह मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। उसके बाद भी इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। फिर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों का डेलीगेशन उनसे मिला और उन लोगों ने इस बात को लेकर रिक्वेस्ट किया कि आप सरकार में रहिए, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण डिसीजन लेने होते हैं जिसमें के लिए आपका रहना जरूरी है। तो आज सुबह में ये खबर आई कि अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर जो है वो बाकायदा शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और 12 दिसंबर से पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें उनके लोगों को भी जगह दी जाएगी और जिस तरह की डिमांड वो कर रहे हैं, बीजेपी ने आश्वस्त किया है कि उन डिमांडों पर भी अमल किया जाएगा। सुमेरा। जी हाँ, तो आज शाम 5:30 बजे एकनाथ शिंदे, अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अब स्थिति पूरी तरह से साफ है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम आज शाम शपथ लेने वाले हैं मुंबई में। बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई में देखिए किस तरह से लगातार ये जो अटकलें थी कि एकनाथ शिंदे जो कुछ चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, जो मंत्रालय वो चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, उसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी था और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने स्थिति साफ नहीं की थी कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं। लेकिन अब ये स्थिति साफ हो गई है कि आज शाम मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर एक देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और उनके साथ 2 और शपथ होंगी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की। दरअसल में अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम पद को लेकर कंफ्यूजन हो गया था, जो कि अब दूर हो गया है। ये देखिए, ये जो हम निमंत्रण पत्र है वो आपको दिखा रहे हैं और इसकी वजह से एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण में न्योता दिया गया था शिवसेना की तरफ से और इस वजह से ये कंफ्यूजन था। लेकिन अब स्थिति साफ की गई है कि मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे।